नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद क्लास पुणे चैनल पर। आज हम राजनीति विज्ञान के टॉपिक जो राजनीति विज्ञान की यूनिट है राजनीतिक अवधारणाएं, उनमें जो समानता यानी इक्वलिटी टॉपिक है उसको संक्षेप में समझेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक अवधारणाओं में समानता टॉपिक किस रूप में है, समानता के आयाम क्या हैं, समानता किस प्रकार की समानता चाहिए, इन सब के बारे में अब समानता को विस्तार से समझेंगे। समानता की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस किस प्रकार की समानता है, समानता के पक्ष में तर्क, समानता के विपक्ष में तर्क, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें, आपको समानता टॉपिक एकदम से समझ में आ जाएगा। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एनटीए नेट खास करके या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में समानता टॉपिक, राजनीतिक अवधारणा एक पूरी यूनिट है। और उसमें से स्वतंत्रता हमने पहले अध्ययन किया, अभी अध्याय नंबर 2 समानता यानी इक्वलिटी। किन किन विद्वानों ने और कौन कौन से विचारधारा के लोगों ने समानता को किस रूप में माना है, किस प्रकार की समानता का समर्थन किया है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले उदारवादी थे, उन्होंने समानता को वैधानिक माना है। उन्होंने कहा कि समानता वैधानिक होती है, मतलब व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। वैधानिक समानता का से कि विधि के संबंध में सभी, विधि के सामने सभी, विधि के नियमों के अनुसार सब समान माने जाएंगे। जबकि लोक कहता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। उदारवादियों ने वैधानिक समानता का समर्थन किया है, और उदारवाद के जनक जो जॉन लॉक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान पैदा किया है, तो कोई भी जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, इन सब में कोई भी अलग नहीं, सब समान है। और अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार किया है। वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में कहा गया है कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से समान एवं स्वतंत्र हैं। तो ऐसा आ सकता है कि सबसे पहले ये कहाँ उल्लेख हुआ कि समानता, किस प्रकार की समानता और समानता का क्या महत्व है, समानता के बारे में क्या कहा। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान है, यानी सभी लोग समान है, किसी के साथ कोई, सब ईश्वर की संतान है और किसी के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादी व समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया है, जिसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्तियों का समानतापूर्ण वितरण और राज्य के नियंत्रण पर बल दिया गया है। यानी जो मार्क्सवादी व समाजवादी हैं वो तात्विक समानता पर बल देते हैं। अब समानता का आशय क्या है? देखिए, समानता एक संकल्पना है, एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, एक विचार है। तो समानता का जो मेन तो यही है कि चाहिए से संबंधित होता है, सभी को हक मिलना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये चाहिए से संबंधित संकल्पना है। और हम कह सकते हैं कि ये अगर तथ्यात्मक रूप में समानता नहीं होती है। समानता का अर्थ है समाज में कोई भी ऐसा विशेष अधिकार और विषमता नहीं होनी चाहिए, सभी को कानून की दृष्टि से खास तौर पर समान माना जाना चाहिए, किसी के साथ किसी वर्ग विशेष को लेकर भेदभाव न हो। और ये प्रावधान भारत के संविधान में भी किया गया है। हालांकि बाद में जो विशेष वर्ग हैं, महिलाओं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, इस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान में हैं। लेकिन समानता में लगभग 90% 95% हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भी और अन्य जो भी प्रावधान हैं उनमें समानता कंसेप्ट को अपनाया गया। तो समानता का मतलब यही है कि किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए लोगों में। अब विभेद की अगर बात आती है तो ये देखा जाता है कि किस प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। तो समानता का मतलब ये तो है नहीं कि सब एक सा कार्य करेंगे या सबको वो समान कार्य के बदले में पूंजी मिलेगी, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है, सब अलग अलग कार्य करेंगे तो सब अलग अलग अपना हक पाने का अधिकार है।
तो जो अतार्किक विभेद है ना वो नहीं होना चाहिए। अतार्किक विभेद की समाप्ति है समानता का मतलब अतार्किक विभेद का मतलब क्या है कि लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू धर्म इन्हीं को स्पेशल कुछ दिया जाए या ये महिला है इनको स्पेशल कुछ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अतार्किक विभेद है ना वो नहीं होना चाहिए। तो लिंग जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समानता का क्या मतलब है? समानता का मतलब है जो समाज में राज्य में जो प्रचलित विषमता है उनको खत्म करना। विषमता वो विषमता नहीं है जैसे कोई व्यक्ति काम करने में कम सक्षम है, कोई ज़्यादा सक्षम है, तो वो ज़्यादा सक्षम है उसको तो ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा ही। लेकिन जो समाज में व्यक्तियों द्वारा जो विषमताएं पैदा की गई हैं, जो समय अंतराल के दौरान धीरे धीरे जो हम लोगों ने जो या जो विशेष लोगों के वर्गों ने जो समानताएं असमानता फैलाई है, उन असमानताओं की समाज में जो प्रचलित असमानताएं हैं, विभेद हैं, उनको समाप्त करना है। तो समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार व असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। अतः समानता का क्या मतलब है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। और अगर भारतीय संविधान की बात करें या समकालीन युग की बात करें तो समानता का आशय अवसर की समानता, यानी व्यक्ति को अपने अपने जो हम कह सकते हैं बुद्धि है या अपनी क्षमता है उसके अनुसार सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो समानता का आशय अवसर की समानता। और जो लास्की है, लास्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः को हीन समझे। यानी समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति उसको ये समझे कि हम तो इसके सामने कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की समानता के समर्थक है लास्की। और अब जो विभिन्न विचारक हैं उन्होंने समानता की अलग अलग संकल्पनाएं दी हैं। उन संकल्पनाओं के आधार पर हम समझेंगे किसने समानता के बारे में क्या कहा है। तो हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में समानता के जो सबसे बड़े जो सपोर्टर थे वो थे आर एस टोनी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है और इनकी रचना इक्वलिटी 1931, जो आर.एस. टोनी की रचना है जो इक्वलिटी 1931, और इसके साथ उन्होंने द एजुकेटिव सोसाइटी 1920, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926, एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी 1924 आदि बुक्स हैं आर.एच. टोनी की। देखिए होब्स जो समझौतावादी विचारक हैं उनके समय इंग्लैंड में जो समानता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे वो एक तो लेवलर्स का आंदोलन था जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे, और एक डिगर्स का आंदोलन था जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। और डिगर्स के नेता थे निन्स्टले। देखिए लोक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर नहीं था। लोक ने स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को बराबर ईश्वर ने समान अधिकार दिया है। और बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति एक मत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेंथम ने सबसे पहले राजनीतिक समानता का जो सूत्र दिया वो क्या था? एक व्यक्ति एक मत। एक व्यक्ति एक मत सूत्र किसने दिया? तो बेंथम ने। तो ये बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का कंसेप्ट दिया। अब समानता के जो आयाम हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो देखिए होती है औपचारिक समानता है जिसे हम कह सकते हैं निरपेक्ष समानता। तो इसका समर्थन करते हैं शास्त्रीय उदारवादी व नव उदारवादी। अब औपचारिक समानता या हम कह सकते हैं निरपेक्ष समानता के जो समर्थक है वो है होब्स है, लोक है, बेंथम है, मिल है। औपचारिक समानता में कौन कौन सी समानता को शामिल किया जाएगा? एक तो जैसे नैतिक समानता है, और समानता का जो आरंभिक विचार है वो नैतिक समानता के रूप में ही आया। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता का मतलब है सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति परमात्मा की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से या ईश्वर की सभी संतान हैं, तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये एक प्रकार की नैतिक संकल्पना है, नैतिक समानता है। औपचारिक समानता में आता है नैतिक समानता। अब वैधानिक समानता, वैधानिक मतलब विधि के सामने सभी समान होंगे, विधि किसी के साथ कोई प्रकार की असमानता का व्यवहार नहीं करेगा।
तो विधिक समानता के समर्थक हैं लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल इत्यादि विचारक हैं। अब आ रहा है सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता। तो समाज में धर्म, जाति व लिंग के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। समाज में विशेषाधिकार व विषमता का अंत होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक हैं उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये सामाजिक समानता में आता है। एक है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता में जैसा हमने चर्चा की, बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया है। तो राजनीति में सभी लोगों की सहभागिता का अधिकार होना चाहिए। और वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र में भी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता है तो राजनीति में किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। तो बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया, ये राजनीतिक समानता के अंदर समाहित है। अब आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का समर्थन कल्याणकारी राज्य के जो समर्थक और समाजवादी विचारक थे वो करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यक्तियों को काम करने का अधिकार प्रदान करना आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, सबके पास बराबर भौतिक संसाधन होना चाहिए। जबकि उनका आर्थिक समानता से तात्पर्य ये है कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सभी व्यक्ति की होनी चाहिए। उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार, उनके श्रम के अनुसार उनको प्रतिफल मिलना चाहिए। अब लैंगिक समानता की बात। तो लैंगिक समानता से तात्पर्य जो पितृसत्तात्मक सत्ता चल रही है उसकी समाप्ति करना, निजी व सार्वजनिक जीवन में जो भेद है उसको समाप्त करना, महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना। ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे उनमें रिचर्ड टोनी, जॉर्ज ओवेल व रिचर्ड टिटमस। मतलब पुरुष को पुरुष होने या महिला को महिला होने के नाते जो जो विभेद किया जाता है वो है लैंगिक समानता के अंदर आता है, लैंगिक असमानता के अंदर। तो लिंग के आधार पर कि ये पुरुष है ये महिला है, इस आधार पर किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। ये है औपचारिक समानता में लैंगिक समानता। एक तो देखिए औपचारिक समानता हो गया, नैतिक समानता की बात की, वैधानिक समानता की बात की, सामाजिक समानता की बात की, राजनीतिक समानता की बात की, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता। अब है अवसर की समानता। तो अवसर की समानता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलती है। अवसर की समानता के साथ का तात्पर्य क्या है? तो अवसर की समानता से तात्पर्य है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। और अवसर की समानता का से यही है कि आप व्यक्ति को ऐसा प्लेटफॉर्म दो कि उसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और वो अपना जो भी अपने जो उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। आरंभिक स्थिति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डार्किन ने जो अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में भी व्यक्त किया है। तो ऐसा आ सकता है कि अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में किसने व्यक्त किया है? तो डार्किन ने। और डार्किन का तो यहाँ तक कहना था कि शारीरिक रूप से जो लोग विकलांग हैं उनको विशेष सुविधा देनी चाहिए, और उस सुविधा का नाम उन्होंने पेंशन योजना भी दिया जो वर्तमान में भी संचालित है। और जो डार्किन की रचना है टेकिंग राइट सीरियसली 1977, लाज इम्पीरियर 1986, सोरेजन वर्च्यू 2000, ये डार्किन की रचना है जो इक्वलिटी से संबंधित अपने विचार रखती हैं। और जो जॉन रॉल्स हैं वो भी अवसर की समानता के समर्थक थे। रॉल्स ने कहा कि अवसर की समानता का से व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुएं उनकी पूर्ति करना, उनको प्रदान करना। जब अवसर की समानता का जो व्यवहारिक पक्ष देखते हैं तो अफर्मेटिव एक्शन क्या है, उसका सकारात्मक क्रिया। तो ये व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है जिसके द्वारा असवेतों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ विशेष उपाय व प्रबंध किए जाते हैं। जो अवसर की समानता में जो सकारात्मक क्रिया है उसके बारे में कि अमेरिका में देखने को मिलता है, वहाँ पर जो असमयत लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो मूल रूप से अमेरिका के नहीं हैं, उनको विशेष सुविधा दी जाती है। और उनको जो अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कम अंकों में प्रवेश भी दिया जाता है और सीट भी आरक्षित की जाती हैं। और भारत में अवसर की समानता किस प्रकार हम देखते हैं? देखिए सबसे पहले है ना, भारत में तो अनुच्छेद 14 में अवसर की समानता नहीं, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण और सरकारी नौकरियों में समानता,
लिंग, जाति, वर्ग, भेद के आधार पर भेद का निषेध, इस प्रकार दे रखा है। तो भारत में जो अवसर की समानता है उसको संरक्षणात्मक विभेद या विधि के समान संरक्षण की संज्ञा दी गई है। और जो पिछड़े लोग हैं उनको लोक सेवाओं में आरक्षण भी दिया गया है। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्शन है, ऐसा कह सकते हैं, या पॉजिटिव इनइक्वालिटी कह सकते हैं। असमानता तो है लेकिन वो है सकारात्मक, वो आवश्यक है। अब आप भी समझ सकते हो, जैसे व्यक्ति एक व्यक्ति जैसे एक पैर से लंगड़ा है और दूसरा व्यक्ति एकदम से बिल्कुल फिट है। अगर आप उन दोनों को दौड़ाओगे तो क्या वो जो लंगड़े वाला है वो बराबर थोड़ी आ पाएगा। तो इसी के लिए उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान होना चाहिए, उसको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वो भी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सके। तो ये है अवसर की समानता, और अवसर की समानता भारतीय संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। अब एक और जो अलग है, परिणामों की समानता या कंडीशन की समानता, परिस्थितियों की समानता। तो परिणामों की समानता का समर्थन मार्क्सवादी विचार करते हैं। परिणामों की समानता से मतलब है कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना। तो मार्क्सवादी विचार जो पहले भी पूंजीवादी व्यवस्था का नाश करना चाहते हैं, और उन्होंने तो कहा है कि जो आर्थिक स्थिति है सभी व्यक्ति की एक सी होनी चाहिए। और परिणामों की समानता के अंतर्गत उन्होंने माना है कि समाज से सामाजिक एवं आर्थिक विषमता पूर्ण रूप से समाप्त होनी चाहिए। और पूंजीवादी व्यवस्था अगर समाप्त हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि समानता स्थापित हो जाएगी, ऐसा बात कहना है मार्क्सवादियों का। अब देखिए, परिणामों की समानता की जो आलोचना की जाती है वो है मिलोवन जिलास ने अपनी बुक है जो द न्यू क्लास 1957 में लिखी। उसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी समाज में समानता केवल एक दिखावा है, वास्तविक रूप में पार्टी की मुट्ठी भर पदाधिकारियों की व्यवस्था पर नियंत्रण कर रखा है। बोला समाजवादी व्यवस्था में समानता एक दिखावा है, वास्तव में तो ये है कि कुछ एक लोगों ने ही जो व्यवस्था अपने नियंत्रण में कर रखी है। और जेम्स बर्नम ने अपनी बुक है जो द मैग्नेरियल रिवॉल्यूशन 1941 में प्रबंधीय क्रांति की चर्चा करते हैं। आ सकता है कि प्रबंध की क्रांति की चर्चा कौन करता है, तो जेम्स बर्नहम। अब देखिए, अलग अलग जो विचारधारा है उनके अनुसार समानता का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत उदारवादी, तो वे क्या मानते हैं, वे मानते हैं कि वैधानिक या औपचारिक या राजनीतिक समानता के रूप में स्वीकार करते हैं उस समानता को। बोला वैदिक के समक्ष समानता, औपचारिक रूप से समानता, राजनीतिक समानता होनी चाहिए। शास्त्रीय उदारवादी या परंपरागत उदारवादी मानते हैं। मार्क्सवादी क्या मानते हैं, मार्क्सवादी तो जैसा हमने पहले भी देखा कि मार्क्सवादी मानते हैं कि परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से सभी लोग समान होने चाहिए। और जब आर्थिक रूप से समान नहीं होंगे तो राजनीतिक व वैधानिक समानता भी निरर्थक होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब जो सकारात्मक उदारवादी या कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि समानता का असली मतलब तो कि सभी को समान अवसर दिया जाए, अवसर की समानता होनी चाहिए। और अवसर की समानता में वैधानिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी तरह की समानता शामिल है। अब जो समानता की समुदायवादी संकल्पना है, तो वाल्जार ने जटिल समानता का विचार प्रस्तुत किया। तो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो वाल्जार ने। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मूलभूत वस्तुओं के वितरण के भिन्न मानदंड होने चाहिए और प्रत्येक समाज के लिए एक समान वस्तु उपयोगी नहीं होती है, और इनके अनुसार सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। जो चार्ल्स टेलर हैं वो भी समुदायवादी हैं, और उनकी बुक है सोर्स ऑफ द सेल्फ 1989, चार्ल्स टेलर। आप देखिए, समानता की नारीवादी संकल्पना है। जो समानता का जो फीमेल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो उदारवादी नारीवाद क्या कहते हैं, उदारवादी नारीवाद का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में समानता का समर्थक है और समान राजनीतिक अधिकार है, शिक्षा अधिकार के समर्थक हैं। अब जो उग्र नारीवादी है वो क्या कहते हैं, उग्र नारीवाद कह रहे हैं कि निजी जीवन में समानता मिलनी चाहिए महिलाओं को, और नैतिक, वैधानिक, राजनीतिक और धार्मिक समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं, आवश्यक है, बोला ये जरूरी है। नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया, और जो
पितृसत्तात्मक सत्ता का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है, जबकि निजी और घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दिया गया। महिलाएं इस निजी और घरेलू क्षेत्र में भी पुरुषों के अधीन होती हैं। तो ये कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता की समाप्ति के समर्थक थे। और महिलाओं के सामने सबसे जो बड़ी समस्या नाम न होने की समस्या है, पहचान का संकट हम कह सकते हैं, अगर पब्लिक एड की हिसाब से देखें तो। महिलाओं के बारे में कहा भी गया है कि घरेलू कार्य का कोई मूल्य नहीं होता। और इन्होंने जो जो उग्र नारीवाद थे, उन्होंने कहा कि समानता का से ये नहीं कि नारी को पुरुषों के समान बना दिया जाए, बल्कि नारीवादी मूल्यों को समान समाज में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। बोला हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पुरुष के समान बना दो हमें, लेकिन जो उचित हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए हमारे साथ, उचित अवसर मिलना चाहिए। इन्होंने पुरुष की बहादुरी और साहस को प्रभावी बनाकर प्रस्तुत किया है। अब एक जो विद्वान है कैरोल पेटमैन, वो क्या कहते हैं? कैरोल पेटमैन कहते हैं कि महिलाओं को पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा निजी क्षेत्र के तहत रखा गया है। कल्याणकारी राज्य को पितृसत्तात्मक राज्य की संज्ञा दी है इन्होंने। महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौते में शामिल नहीं थी, ये बात कही है कैरोल पेटमैन ने। और इनकी रचना भी है फेमिनिस्ट क्राइटिक ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डायकोटोमी 1983। अब एक जो प्रसिद्ध महिला हुई है बेट्टी फ्रीडन है, जो महिला मुक्ति की जन्मदाता के नाम से प्रसिद्ध है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि महिला मुक्ति की जन्मदाता किसे कहते हैं? तो बेट्टी फ्रीडन। और द्वितीय चरण में नारीवादी आंदोलन, जिसे हम रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं, का आधार रखा गया। तो उनकी रचनाओं के नाम है किसके? बेट्टी फ्रीडन की रचना है द फेमिनिन मैस्टिक्यू 1963, द सेकंड स्टेज 1981। बेट्टी फ्रीडन। उन्होंने भी कहा है कि महिलाओं की मुख्य समस्या नाम न होने की समस्या है। एक अन्य विद्वान है केट मिलेट। तो केट मिलेट कहते हैं कि नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है। नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति कौन कहता है? केट मिलेट। और इनकी बुक है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969, इनकी प्रसिद्ध रचना। द सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 किसकी है? केट मिलेट की। अब एक और है जो जर्मीन गिर है, उनकी रचना है सेक्स एंड डेस्टिनी 1984, द फीमेल फंच 1970। जर्मीन गिर की बुक है। एक जो प्रसिद्ध हुए हैं साइमन द बुआ। तो साइमन द बुआ का कहना है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस जो ये कोटेशन के पीछे इनका यही भाव छिपा हुआ होता है कि हम महिलाओं के साथ व्यवहार एक ऐसा करते हैं जैसा कि किसी भौतिक संसाधन के साथ करते हो। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, क्योंकि हम इनके साथ व्यवहार ही इस प्रकार का करते हैं जैसे कोई कोई संसाधन है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई निर्जीव चीज़ है। और इनका जो प्रसिद्ध जो कथन है वो है व्यक्तिगत ही राजनीति है। व्यक्तिगत ही राजनीति का है। व्यक्तिगत ही राजनीति का किसका? साइमन द बुआ। द सेकंड सेक्स 1949, द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970 इनकी प्रसिद्ध रचना है। दो साइमन द बुआ की प्रसिद्ध रचना द सेकंड सेक्स 1949 और द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1970। अब एक वर्जीनिया वुल्फ है जो कहते हैं कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाओं के सामने तत्कालीन समय में पहचान का संकट था। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, उनका जीवन केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित था। तो इस आधार पे इन विद्वानों ने, इन जो समाज सुधारकों ने, इन इन राजनीतिज्ञों ने महिलाओं की बातों को, महिलाओं की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाया और उन्हें एक उचित अधिकार दिलाने का प्रयास किया। और वर्जीनिया वुल्फ है वो क्या कहते हैं कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। और इनकी बुक है ए रूम ऑफ वंस ओवन 1929 इनकी रचना है। और जो मरियासा डल्ला कोस्टा वो तो कहती हैं कि महिलाओं को उनके घरेलू कार्य करते हैं ना, वो महिलाएं जो घर में कार्य करते हैं उनके लिए भी उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। बोला महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए, ये बात कहते हैं वर्जीनिया वुल्फ। और इनकी बुक है ए रूम ऑफ वंस ओवन 1929। अब कैरोल गिल्गिन कहते हैं, कैरोल गिल्गिन की बुक है इन द डिफरेंट वॉइस 1982। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लड़कियों का लगाव माँ से होता है, जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप में बनाना चाहता है, ये बात कहते हैं कैरोल गिल्लिगन। और इन्होंने देखभाल की नैतिकता एथिक्स ऑफ केयर का विचार दिया, रोल्स की न्याय की नैतिकता से अलग है। उन्होंने जो विचार दिया देखभाल की नैतिकता
कैरोल गिलिगन। अब एक जो और विद्वान हुए एल्स्टीन, तो एल्स्टीन की रचना है पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमेन 1993 में, महिलाओं के पास घरेलू कार्य है, ये बात कही है उन्होंने। और उन्होंने शोषण का जो कारण है वो सेक्स नहीं जेंडर को बताया है। आयरिस मरियम यंग ने जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1994 नामक प्रसिद्ध रचना लिखी। कौन किसने लिखी? आयरिस मरियम ने। कौन सी लिखी? जस्टिस एंड द पॉलिटिकल ऑफ डिफरेंस 1994। और इनकी जो अन्य भी रचनाएं, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी 2001, ऑन फीमेल बॉडी एक्सपीरियंस 2005, किसकी? आयरिस मरियम। अब कोहेन ने क्या कहा? तो कोहेन ने रिकजिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी 2008 नामक रचना लिखी है, और उन्होंने राज्य रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की है। किसने? कोहेल ने। जो ओकिन है, ओकिन की प्रसिद्ध रचना जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली 1991, किसकी? ओकिन की। जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली 1991, किसकी? ओकिन की। अब बहुसंस्कृतिवाद समानता की संकल्पना है। बहुसंस्कृतिवादी समानता के बारे में क्या कहते हैं, उनका समानता के संबंध में क्या विचार है वो देखते हैं। तो बहुसंस्कृतिवादी जिनमें भिक्खू पारिक व किमलिका जो प्रसिद्ध मान्यताकार हैं बहुसंस्कृतिवाद के, भिक्खू पारिक और किमलिका। देखिए, विषमता केवल आर्थिक नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक भी होती है, ये कहते हैं बहुसंस्कृतिवादी। समूह विशेष के अधिकारों की मांग करते हैं, पहचान की राजनीति का समर्थन करते हैं। किमलिका ने कहा है कि विभेदीकृत नागरिकता प्रत्येक समूह की विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताएं और लक्ष्य होते हैं, ये बात कही है किमलिका ने। अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए। किमलिका ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। किसकी? अल्पसंख्यकों की। मरियम यंग ने कहा कि विभेद की राजनीति का अर्थ केवल लोगों को अधिकार प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी समाप्त करना है। तो मरियम यंग ने कहा है कि विभेद की राजनीति का मतलब केवल अधिकार प्रदान नहीं करना, बल्कि उनके प्रति जो व्याप्त पूर्वाग्रह, जो पहले से हम रटी रटाई सोच चली आ रही है उनके प्रति, उनको भी समाप्त करना है। और सामान्यतः ब्रिटिश और अमेरिकी समाज में ऐसे मूल्यों को जो नीचे है की दृष्टि से देखा गया है। अब समानता के जो खिलाफ हैं उनमें है अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि असमानता ये प्रकृति से चली आ रही है और ये असमानता कोई गलत नहीं है, बोला ये तो होगी, ये बात कही है अरस्तु ने, बोला ये तो कुदरत की देन है। और लॉर्ड एक्टन ने कहा कि समानता का मतलब समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। जो समानता की जो हम आशा रख रहे हैं इसने स्वतंत्रता को भी निष्फल बना दिया, ये बात कही है लॉर्ड एक्टन ने। और टॉकविले ने कहा है कि समानता का मतलब है बहुमत की निरंकुशता, यानी जो बहुमत में है वो मनमर्जी करेगा। समानता का मतलब यही है। अगर 100 व्यक्ति हैं तो उनमें जो 51 है वो चाहेंगे वैसा ही होगा, उनकी मनमर्जी चलेगी, यही समानता, ये बात कही है टॉकविले ने। पेरेटो, मॉस्का एवं मिशेल जैसे विजनवादी हैं, उन्होंने समानता का विरोध किया है। तो पेरेटो, मॉस्का व मिशेल। और जो समकालीन विचारक हैं क्रिस्टोफर बेल ने तो योग्यता आधारित संकल्पना संकल्पना का समर्थन किया है। जो समकालीन विचारक हैं क्रिस्टोफर बेल, उन्होंने बोला योग्यता के आधार पे समानता होनी चाहिए, और जिनके अनुसार वर्तमान समाज में विषमता व्याप्त है, लेकिन ये विषमता योग्यता, कौशल और उपलब्धि के आधार पर है। बोला जो वर्तमान में जो विषमता है ना, ये तो होगी क्योंकि इसमें योग्यता अलग अलग है, लोगों कौशल अलग अलग है और उपलब्धि अलग अलग है, तो विषमता तो होगी। माइकल यंग ने अपनी जो रचना है द राइज ऑफ द मेरिटोक्रेसी 1958 में योग्यता तंत्र की आलोचना की तथा योग्यता आधारित संकल्पना की भी आलोचना की। उदारवादी कभी भी परिणामों की समानता की बात नहीं करते हैं, तो ये बात भी रखना, उदारवादी परिणामों की समानता के समर्थक नहीं है। तो परिणामों की समानता के समर्थक कौन है? मार्क्सवादी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, और जब पूंजीपति जो व्यक्ति हैं या जो पूंजीपति लोग हैं उनका नाश हो जाएगा तो अपने आप समानता आ जाएगी, परिस्थितियों की समानता आ जाएगी।
तो ये समानता से संबंधित कंसेप्ट था। समानता के विभिन्न आयाम, जिसमें औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता, अवसर की समानता क्या होती है उनके बारे में जाना। जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखा। ये समानता से संबंधित टॉपिक था। आगे भी इसी प्रकार के अन्य टॉपिक के साथ हाजिर रहूँगा मैं। तो आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे जीके विद कैलाश पूनिया।